गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवन्थ के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टडी वी हैव डिस्कस अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में हम लोग कैसे अकबर अपने साम्राज्य के प्रशासन चलाता था। पूरे साम्राज्य को 15 भागों में बांटा गया था, 15 प्रदेशों में बांटा गया। कैसे हमारे देश का आज 29 स्टेट में बांटा गया है, उसी तरह अकबर ने देश का शासन चलाने के अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसने पूरे देश को 15 भागों में बांटा था। ये अलग अलग हमने देखा मिलिट्री प्रशासन कैसा था, जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। जो भी मनसबदार लोग होते थे उनको ज़मीन दी जाती थी, अपने वेतन के आधार पर उस ज़मीन से ही सेना रखते थे और अपने सारा देख रेख करते थे, अब सेना का और बादशाह की मदद करते थे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आज हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय लगान की व्यवस्था कैसे चलती थी और किन लोगों की जिम्मेदारी क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। इसमें हम लोग देखते हैं टुडे वी डिस्कस अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंक्लूडिंग टैक्स इन प्रोड्यूस ऑफ प्रेजेंट्री। खासकर किसानों पर जो अनाज पैदावार की जाती थी, किसानों पर उसी के आधार पर ये लगान वसूल किया किसानों से ही। और उसके लिए अकबर ने क्या किया, अकबर इंटरेस्टेड राजा टोडरमल टू डिवाइस ए न्यू एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू। राजा टोडरमल को अकबर ने ये आदेश दिया कि जितनी भी ज़मीन है उसको अच्छी तरह से नाप जोख किया जाए और उसके आधार पर सारा जो है लगान तय किया जाए। राजा टोडरमल के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई उसको जब्ती प्रणाली, जब्ती सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसके आधार पर ज़मीन को लैंड वर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। द फर्स्ट वन इज पोलस, सेकंड वन इज पर्ती, थर्ड वन इज चाचर एंड फोर्थ वन इज बंजर। 4 भागों में ज़मीन को बांटा गया था, जिसमें पहले को इसमें पोलस कहा जाता था, वैसी ज़मीन जहाँ पर साल भर खेती होती थी उसको पोलस कहा जाता था। पर्ती ज़मीन वैसी ज़मीन कहा जाता था जहाँ पर 1 से 2 साल पर वहाँ पर अनाज बोया जाता था। चाचर ज़मीन उसको कहा जाता था जिसमें 3 से 4 साल पर एक बार फसल बोई जाती थी। और बंजर उस ज़मीन को कहा जाता था जिस पे 5 साल पर एक बार खेती की जाती थी, वैसी ज़मीन को। इसके आधार पर हम देखते हैं कि पूरे ज़मीन के नाप जो किया गया और उसके आधार पर लगान तय करने के लिए ये निश्चित किया गया कि पिछले 10 साल में, मान लीजिए कोई एक ज़मीन है और उस पर पिछले 10 साल में जितनी उपज हो रही है, मान लीजिए कि 100 केजी पैदावार हो रही है, तो ये एवरेज निकालेगा पिछले 10 साल का, उसके आधार पर लगान को फिक्स कर दिया गया। और कितना लगान तय किया गया, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। मान लीजिए खेत में 75 केजी अनाज पैदा होता है तो 1/3 उसका 25 केजी हो जाएगा, राज्य सरकार के खजाने में जमा होगा और 50 केजी किसानों के पास रहेगा। इस तरह ये सारी व्यवस्था लागू की गई। एंड जमींदार वेयर इंटरमीडिएटरीज हु कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। खास करके जमींदार लोग, इन लोगों को ये अधिकार दिया गया कि लगान क्या करेंगे, जमींदार लोग वसूल करेंगे और ये खजाने में जमा करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम काम करता था हमारे अकबर के समय में। राजा टोडरमल के द्वारा जो प्रणाली आप लागू की गई, जिसको 10 साला प्रणाली के नाम से भी, 10 साला प्रणाली के नाम से भी, जब्ती प्रणाली भी कह सकते हैं। 10 साल के पिछले एवरेज जितना उत्पादन होता था, अनाज की पैदावार होती, उसके आधार पर ये सारा चीज़ निकाला जाता था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जो भी अधिकारी थे प्रशासन चलाने में अकबर की मदद जो करते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाज दीवान, विच इज नोन एज दीवान ई कुल के नाम से, जिसको दीवान सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड फिनांस। हिज प्राइमरी ड्यूटी वाज टू सुपरवाइज द इंपीरियल ट्रेजरी एंड टू चेक ऑल अकाउंट्स। दीवान का सबसे बड़ा ये लगान से वित्त से संबंधित अधिकारी होता था और उसकी पहली जिम्मेवारी ये होती थी जितना भी लगान सरकार के द्वारा तय किया जाता था उसकी देख रेख करना, सबसे अच्छी तरह जांच करना, खजाने में कितना लगान आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ की देख रेख निगरानी दीवान के द्वारा की जाती थी। कितना खर्च हो रहा है। एंड दीवान टू चेक द दीवान्स पावर, मुगल पावर एम्पायर asked the Diwan to submit a report on a state financial
फिनांस डेली। और राजा क्या करता था, दीवान के पावर पर रोक लगाने नियंत्रण करने के लिए राजा क्या करता था, बादशाह कहता था कि हर दिन हमको जितनी भी सारी चीज़ों की जानकारी दी जाए, कैसे कितना जमा, कहाँ खजाने में कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना किधर से आ रहा है, ये सारी चीज़ की जानकारी उससे मांगी जाती थी। साथ ही साथ एक दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ ड्यूरिंग अकबर एडमिनिस्ट्रेशन वाज मीर बख्शी। ये ही वाज इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री, ये सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसी के द्वारा मनसबदार लोग की नियुक्ति की जाती थी और सैलरी इसी के द्वारा तय की जाती थी। और घोड़े का खास करके एक प्रथा लागू थी, दाग कहा जाता था, जिसमें सेना में घोड़े अच्छे नस्ल रखे जाएं, उसके लिए घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि पहचाने जा सके थे कि घोड़े सेना के ही घोड़े हैं, दूसरा घोड़ा कमज़ोर घोड़ा नहीं रखे। साथ ही साथ चेहरा भी तय किया जाता था, जो भी सैनिक होते थे उनके अच्छी तरह से विवरण लिखा जाता था, उसको चेहरा का नाम जाना जाता था। और द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑफिसर वाज मीर समान। ये मीर समन जो होता था कारखाने में, खास करके राजा के लिए जो भी सामान तैयार होता था या जो सामान खरीदारी होता था राजा परिवार के लिए, सारी देख रेख मीर समान की जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो हथियार हो या कपड़े हो या जो भी लग्जरियस सामान हो। उसके बाद नेक्स्ट सदर उस सुदूर हो जाता था, ये ला अधिकारी कानून इसके जिम्मा होता था और न्याय के काम भी ये देखता था। जब ये न्याय अधिकारी के रूप में देखता था तो इसको काजी उल कुवात के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हम लोग देखें सबसे बड़ा और अधिकारी जो होते थे, जैसे हमारे प्रदेश अलग प्रदेश हो जाते, उसी तरह 15 प्रदेशों में बांटा गया था। अकबर के प्रशासन चलाने के लिए अकबर ने बांटा था। तो सबसे गवर्नर उसको उसको सूबे के प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होते थे। बख्शी होता था जो सेना देख रेख कर रहा था ये, और सेना का सबसे प्रधान अधिकारी फौजदार होता था और ये सेना उसी के देख रेख में रहती थी। और धार्मिक कामों को देखने के लिए सदर हुआ करता था और शहरों में पुलिस होती थी, जिसका प्रधान अधिकारी कोतवाल के नाम से जाना था, प्रधान अधिकारी को कोतवाल के नाम से जाना जाता था। ये सारी व्यवस्था देखता था ये। इस तरह हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था जो है अकबर के समय में चला करती थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अकबर रिलीजियस धार्मिक, अकबर का व्हाट इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर। अकबर फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और ये क्या किया, उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को फतेहपुर सीकरी में एक प्रेयर हॉल बनाया, इबादत खाना बनाया, जिसमें सारे धर्म खास करके हिंदू, जैन, पारसी हो गए, आपके क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, जो राष्ट्रीयन हो गए, सारे लोगों को बुलाया और उनसे सारे धर्म के बारे में चर्चा की। और उसके आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाला, उसने एक अलग विचारधारा चलाई जिसको सुलह कुल के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ईमानदारी, जस्टिस और पीस पर आधारित थी और इसके आधार पर उसने देश का प्रशासन चलाने की कोशिश की। इस तरह हम लोग देख सकते हैं ये अकबर की राजनीतिक पॉलिसी होती है। आगे हम लोग देखेंगे। अब नाउ नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अकबर कोर्ट्स एंड द अकबर लव फॉर द लिटरेचर।